Hello students, so today we are going to read our next chapter that is state of matter. ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें ये पता है कि स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती हैं। जनरली 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है। और मैटर क्या होता है ये हम बहुत पहले कर चुके हैं कि जो कोई भी चीज़ जो मास जिसका कोई मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। 9th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो ये सारी चीज़ें। और ये जनरली 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो अगर ये 3 चीज़ें हैं तो इनके बीच में ऑब्वियसली सी बात है, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड के अंदर उससे कम, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेस के अंदर। तो बहुत सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। और हम लास्ट की जो वीडियोस थी केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। तो इसीलिए हम लोग है ना स्टार्टिंग से ही अभी मेन पॉइंट पे बात करते कि एक्चुअली में इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे सॉलिड के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन गैसेस और थोड़ी बहुत बात लिक्विड के बारे में करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अगर हमें गैसेस को स्टडी करना है, सबसे पहले हम गैसेस को स्टडी करेंगे। तो उन गैसेस को स्टडी करने के लिए यहाँ पे हमें 4 पैरामीटर होते हैं। तो उन 4 पैरामीटर्स को हमें पढ़ना पड़ता है। अगर हमें किसी भी गैस को अच्छे से स्टडी करना है तो हमें 4 पैरामीटर्स, दैट इज़ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल, कितने हैं उसके अंदर। तो ये चारों चीज़ें हमें पढ़नी होती है। प्रेशर आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता है, टेम्परेचर पता है, एंड पता है, नंबर ऑफ मोल। अगर ये सारी चीज़ें पता हैं तो आप उस गैस को अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो लेट इज सपोज कि हम लोग क्या ले रहे हैं, एक बैलून ले रहे हैं। एग्जांपल अगर दूँ मैं, तो बैलून के अंदर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बैलून क्या हो जाता है, बड़ा होने लग जाता है। अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो बैलून क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, और इसमें नंबर ऑफ़ मोल कोई ना कोई होंगे, कितने भी होंगे, 10, 100, 1000, 500 जितने भी हैं। ठीक है, और गैसेस की एक ख़ास बात है, उसकी कोई अपनी वॉल्यूम और उसका कोई शेप नहीं होता है। उसको जिस भी कंटेनर के अंदर डालते हैं उसका अपना वो शेप और वॉल्यूम वो उसी का ले लेती हैं। ठीक है, तो जो भी वेसल है, कंटेनर है, उसके अंदर वो अपना शेप और सारी चीज़ें ले लेती हैं। अब ये चारों पैरामीटर्स जो हैं एक इक्वेशन के साथ कनेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज़ PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें प्रेशर है, वॉल्यूम है, मोल है, टेम्परेचर है, R एक्स्ट्रा है, ये भी पढ़ेंगे हम। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसके बारे में भी अच्छे से स्टडी करेंगे गैस कांस्टेंट को। तो बेसिकली हमें इन 4 लॉज के बारे में पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज़ बॉयल्स लॉ। तो जो बॉयल्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये जो लॉ है वो रिलेशनशिप बताता है हमें प्रेशर के बीच में और वॉल्यूम के बीच में। इसने ये बताया कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, या फिर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं इसको, जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। सेम ही बात है इसके अंदर। तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं हम। जब वो 1/, के अंदर होता है तो उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मैं प्रेशर को जो है 10 गुना कम कर दे रही हूँ तो वॉल्यूम 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको प्रेशर को 4 गुना बढ़ा रही हूँ तो वॉल्यूम 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर को अगर 6 टाइम कर रही हूँ तो वॉल्यूम 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ा रही हूँ तो उतना ही प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डेली लाइफ में अगर एग्जांपल आप देखो कि क्या सच में अगर जो प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, या फिर प्रेशर को कम कर देते हैं वॉल्यूम कम हो जाता है। तो देखो ये किस तरीके से समझ सकते हैं हम। अगर हमने कोई भी वेसल लिया है, उसके ऊपर हमने लिड लगा दिया और यहाँ से हम उस प्रेशर को एक्सर्ट कर रहे हैं। पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, ठीक है, जब मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया, जब मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये वेसल यहाँ पे आ जाएगा। वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है,
उसके बाद है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, अच्छा एक चीज़ और इसके अंदर, हमने सिर्फ यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में ही बात की है। इसका मतलब क्या है, जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे नंबर ऑफ़ गैस के मॉलिक्यूल, अमाउंट ऑफ गैस है वो हमने फ़िक्स रखा है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो भी हमने फ़िक्स रखा है। सिर्फ क्या किसकी बात करें हम यहाँ पे, प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें। अगेन चार्ल्स लॉ जो है किसके बारे में डिस्कस करता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में बता रहा है। मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल और प्रेशर क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, चार्ल्स लॉ ने क्या बताया कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, मतलब जैसे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जितना या फिर जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो डेली लाइफ में देखो, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है या नहीं बढ़ता। तो इसको इस तरीके से देख सकते हो कि अगर हम घर में कोई भी चीज़ बॉईल करते हैं, ठीक है, तो जैसे पानी ही बॉईल कर रहे हैं, जिस भी कंटेनर में हम उसको बॉईल कर रहे हैं, तो वो बॉईल करने से वेपर स्टेट में चला जाता है, और वेपर स्टेट में चला जाता है, पहले वो लिक्विड में था, यहाँ तक ही था, वेपर में आने से वो यहाँ तक आ गया। जितना उसका वॉल्यूम होगा वो वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद है एवोगैड्रो लॉ। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवोगैड्रो ने क्या बताया, जो रिलेशनशिप बताया वॉल्यूम के बीच में और अमाउंट के बीच में, गैस का अमाउंट और उसका वॉल्यूम कितना होता है। मतलब कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ मोल ऑफ गैस के। यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे क्या रखा है, इक्वल रखा है। तो एक बार इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि अगर हमारे पास दो गैसेस हैं, ठीक है, उसका प्रेशर सेम रखा हमने, टेम्परेचर सेम रखा है, वॉल्यूम सेम रखा है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ गैसेस ऑफ मोल हैं, नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ गैस हैं, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम इसको इस तरीके से तो कह ही सकते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। इसका मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, जैसे जैसे वॉल्यूम कम करेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल भी कम होगा। लेकिन इसको इस तरीके से अगर हम समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बात दोनों की सेम ही है। ठीक है, अप्लाई करोगे, बात को समझने की कोशिश करोगे, तब समझ में आएगा कि हाँ क्या सच में सेम है या नहीं है। उसके बाद है गे-लुसक लॉ। तो गे-लुसक लॉ ने बताया, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप को समझाया उसने कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मतलब कि जैसे जैसे प्रेशर हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, प्रेशर अगर हमने 2 गुना कर दिया तो टेम्परेचर भी 2 गुना हो जाएगा। प्रेशर 5 टाइम्स कर दिया तो टेम्परेचर भी 5 टाइम्स कर दिया। अब प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएंगी, जो बाकी की बची हुई चीज़ें हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगी। यहाँ पे वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ मोल यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इन सभी को जब हम मिला देते हैं, अब बॉयल्स ने क्या कहा कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, चार्ल्स ने कहा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, एवोगैड्रो ने कहा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ़ मोल्स के। तो हम क्या कर देते हैं, इन सभी को मिला देते हैं और क्या देखते हैं, एक नया रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं इन सभी से कि जो है, उन्होंने कहा कि जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ़ मोल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो इन सारी चीज़ों से V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P। जब हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया जिसको हम बोलते हैं R। ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और जब हमने इसको रीअरेंज किया, मतलब कि अगर P को हम उस तरफ ले जाते हैं तो क्या आ जाता है, PV इज इक्वल टू nRT। और इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और यार यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट है और सभी के लिए सेम है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब R की वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती है। R की वैल्यू, अभी तो हमने कहा कि R कांस्टेंट है, सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ कैसे हैं, चलो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यूनिट फाइंड आउट करते हैं, यूनिट ऑफ R। यहाँ पे PV, अगर R को हम यहाँ पे लेते हैं तो PV इज इक्वल टू NT आ रहा है। ठीक है,
देखो ध्यान से, R इज इक्वल टू PV/NT। तो प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है, तो हम स्टैंडर्ड यूनिट अगर लेते हैं तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है प्रेशर की, वैसे बहुत सारी होती है, पास्कल में भी होती है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं। वॉल्यूम होता है वो किसके अंदर लेते हैं, हम लीटर में भी लेते हैं। ठीक है, एन जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वो मोल के अंदर ही लेते हैं हम। और एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है उसको हम केल्विन के अंदर मेज़र करते हैं। ठीक है, तो जब हमने इन सारी चीज़ों को देखा तो हमने फाइंड आउट किया कि इसको हम सोल्व करेंगे तो एटमॉस्फेयर लीटर मोल क्या करेंगे, ऊपर चला जाएगा। तो एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। तो अगर आपने फिज़िक्स पढ़ी है अच्छे से तो वहाँ पे एक चीज़ आती है कि प्रेशर और वॉल्यूम को जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमें एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, जूल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, जूल होती है उस एनर्जी की यूनिट, जूल होती है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, एक तो हमने ये फाइंड आउट कर ली यूनिट की लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, एक हमने ये लिखा कि जब एटमॉस्फेयर और लीटर है, मतलब कि प्रेशर और वॉल्यूम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी हमें मिलती है, और एनर्जी की यूनिट होती है जूल। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और जब जूल जो होता है, एक और यूनिट होती है एनर्जी की, कैलोरी। तो इसको भी हम चेंज करके लिख सकते हैं कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो हमने 2-3 यूनिट देख ली यहाँ पे। ये कुछ इस तरीके से आप समझ सकते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये ना, हम यूँ कह रहे हैं कि मेरे पास 1 kg का कोई भी मटेरियल है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 kg मेरे पास आयरन है। ठीक है, तो मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि मेरे पास 1000 ग्राम आयरन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वैल्यूज़ तो सेम है, अमाउंट तो दोनों का 1 kg है, चाहे उसको ग्राम के अंदर लिख लो या फिर आप उसको किलो के अंदर लिख लो। तो ये क्या होते हैं, यूनिट आपस में छोटे बड़े भाई बहन होते हैं। तो हम किलोग्राम में भी लिख सकते हैं, ग्राम में लिख सकते हैं। वहाँ पे 1000 में या तो हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं या 1 kg लिख सकते हैं, बात एक ही है, लेकिन उसमें यूनिट चेंज हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, यहाँ पे बात तो सभी की सेम है, लेकिन यहाँ पे यूनिट इस वजह से चेंज हो जा रही है कि जब हम लीटर में ले रहे हैं या मिली लीटर में ले रहे हैं तो यूनिट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, और जूल को कैलोरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 4.18 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हमें जूल को कैलोरी के अंदर करना पड़ता है तो यहाँ पे जूल के अंदर है, देखो ये 8.314 जूल के अंदर है। ठीक है, तो इसको अगर मैं 4.18 से डिवाइड कर दूँ तो लगभग 2 के इक्वल आ जाएगा, 2 कैलोरी पर मोल। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम है ना बहुत सारी इस फॉर्मूले से बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। PV=NRT का जो फॉर्मूला हमने देखा है उससे हम बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करके देख सकते हैं। हम कंडीशनल वैल्यूज़ अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशनल वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं यूँ कह रही हूँ कि प्रेशर, नंबर ऑफ़ मोल और टेम्परेचर को अगर मैं डबल कर देती हूँ तो वॉल्यूम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो डबल करो, PV=NRT वाले फॉर्मूले में अप्लाई करके देखो। तो जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें पता है PV=NRT होता है। R की वैल्यू तो सेम ही है, हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो NRT/P, P नीचे आ जाएगा। हमने कहा कि N डबल कर दिया, टेम्परेचर डबल कर दिया और P डबल कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा। लेट अस सपोज कि वॉल्यूम V' हो रहा है, तो 2N 2T और R डिवाइडेड बाय 2P। तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे और इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2NTR/P। तो मतलब सारी चीज़ें डबल कर देंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में नहीं है, एक जो प्रेशर वाली टर्म है वो डिवाइड के अंदर भी है। ठीक है, तो हम कंडीशनल वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं इसके थ्रू।
और हम लोग बहुत सारी चीज़ और निकाल सकते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट कैलकुलेशंस का मतलब क्या है कि अगर हमने दो कोई भी अमाउंट लिए हैं गैस के, दो चीज़ ली हैं हमने, वहाँ पे हमने सारी चीज़ सेम है, सारी चीज़ अगर बदल भी दे तो आर तो कांस्टेंट है, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। लेट अस सपोज कि पहले वाले में हमने क्या लिया, P1 V1 और T1 लिया है, ठीक है। दूसरे वाले में हमने क्या लिया, P2 V2 और T2 वैल्यू पुट कर दी इसकी। तो जब P1 V1 T भी R के इक्वल है, P2 V2 T2 भी R के इक्वल है, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर तीन गैसेस का मिक्सचर है, हम तीन के लिए भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई कि दो चीज़ लिए हैं हमने, इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल हमने 1 से लिख लिया। ऐसे ही इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एन हमने 2 से लिख लिया। तो ये सभी आर के इक्वल ही होगा PV = nRT की इक्वेशन से। तो ये भी आर के इक्वल है, ये भी आर के इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई भी चीज़ें दे रखी है, कितनी भी चीज़ें दे रखी हैं, उसके थ्रू हम कोई भी अगर हमें कोई भी 4 चीज़ें दे रखी होती है तो 5वीं चीज़ हम अपने आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यूँ कह रही हूँ कि मैंने प्रेशर दिया 4 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर दिया है 250 केल्विन, वॉल्यूम दिया है 200 मिलीलीटर, दूसरे वाले का प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर है 400 केल्विन, और हमें वॉल्यूम बताओ इसका, तो आप निकाल सकते हो P1 V1 इज़ डिवाइडेड बाय N1 T1 इज इक्वल टू P1 P2 V2 N1 T2 से निकाल सकते हो आप ये इक्वेशन। ये सारी इक्वेशन पुट करोगे, आपस में रीअरेंज करोगे तो ये इजीली निकल जाएगी। और सिंगल कंडीशन के लिए भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि सिलेंडर लिया हमने 2 लीटर का, उसके अंदर हमने 2 ग्राम N2 डाल दिया या फिर 7 ग्राम N2 डाल दिया, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, सेम P = nRT में रखेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हमें दे रखे हैं 7, इसको क्योंकि हमें ना ग्राम के अंदर दे रखा है तो वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट हो जाएगा। M की हम क्या दे रखा है इसका, बाकी R की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर लेट अस सपोज कि 300 केल्विन दे रखा, तो 300 वैल्यू पुट कर देंगे। प्रेशर दे देंगे, 2 लीटर है तो 2 हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को काउंट करके हम इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने 4 लॉज के बारे में यहाँ पे पढ़ा, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और गे-लुसक लॉ। जब हमने इन सारी चीज़ों को स्टडी किया तो हमने ये पता चला कि एक आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT। उसके बाद हमने R जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, है तो कांस्टेंट लेकिन अलग अलग यूनिट के लिए वो अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है, ठीक है। बात एक ही है, बस यूनिट चेंज करते तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।